ठीक है। तो हिसाब से इसके बाद हमें एमओटी पढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बॉन्डिंग में छोटे मोटे टॉपिक बहुत सारे होते हैं जिनको हम पहले कवर कर लेते हैं कि उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे। हम देखेंगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है, हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत वैन वाल फोर्स के बारे में भी देख लेंगे। और क्या देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पोलराइजेशन, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मैं बता दूंगा जो भी इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उसके बाद एमओटी अपन एक बड़ा टॉपिक है और लास्ट देखेंगे और अपना बॉन्डिंग होगा ख़त्म। सबसे पहले बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है? तो देखो कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखे गए, जैसे ये आपका BF3 है, ठीक है। अब बी आपका अगर आप देखो इसे कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1, इसके पास MTP ऑर्बिटल है, कुल मिला के बात ऐसी हो रही है, ठीक है, MTP ऑर्बिटल है इसके पास। और अपना ये जो F है भाई, इसके पास है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देने को। तो कई बार क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसके साथ किसी तरह की छोटी मोटी बॉन्डिंग हो जाती है, हल्की फुल्की, ठीक है, ज़्यादा ऐसे खतरनाक बॉन्डिंग भी नहीं होती है। इसको बैक बॉन्ड कहा जाता है, इससे कई सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो अब ये आपको नोट करना है कि बॉन्डिंग इस तरह की केवल तब होती है जब आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स हैं इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो। जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में पड़े रहते हैं, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, ये भी 2 पीरियड का, ये भी 2 पीरियड का, तो हो जाता है। अब जैसे यहाँ Cl होता तब भी हो जाता, ठीक है, 2p 3p वगैरह में हो जाता है, सिमिलर अगर साइज है तो। अब अगर अपन आई की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, उसमें बहुत कम होता है। तो अपन बोलेंगे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है सबसे ज़्यादा इस तरह से कुछ, मतलब बॉन्ड की बात करें तो, मतलब जो भी उसके साइज का चीज़ है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब इससे कई सारी नई प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। जैसे एक होता है आपका लुईस एसिड लुईस बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लुईस एसिड क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर एक्सेप्टेंस हो जाती है, उससे एसिडिक बिहेवियर शो होता है, ठीक है। तो अब जैसे अपन देखें इनकी बात, तो अगर तुम बैक बॉन्डिंग भूल जाओ तो अपन ये देखेंगे कि यार ये जो बोरोन है इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स हैं खाली, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, हाँ ये इसका खाली ऑर्बिटल है p, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ग्रुप 13 के लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एल्यूमिनियम है या बोरोन है, ये सब लोग। और हम यहाँ देखेंगे कि यार यहाँ पे तो जैसे अगर F होता तो ये F कितना सारा इसके इलेक्ट्रॉन चूस रहा था ऑलरेडी, मतलब एकदम पुल कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, तो इसके पास ऑलरेडी एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम और कम हो रहा है, ठीक है। अब Cl के अंदर, Br के अंदर, I के अंदर और इतना ज़्यादा नहीं होता वो, क्यों? क्योंकि ये क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि F है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है बोरोन को, तो ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। अगर लुईस एसिड की बात करें तो लुईस एसिड क्या होता है कि जो बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करके एसिडिक बिहेवियर शो कर दे। बाहर से लोन पेयर कब एक्सेप्ट होगा? जब आपके पास खुद के पास यहाँ पे कम है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डाउन क्लाउड डेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम कब होगी? जब आप ये जो लोग हैं ज़्यादा खींच रहे हों। ये ज़्यादा कब खींच रहे होंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका ये जो टर्मिनल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑर्डर होना चाहिए था ये एसिडिक स्ट्रेंथ का भी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उसका ऑर्डर उल्टा होता है। अब वो कैसे एक्सप्लेन होता है? बॉन्ड बैक बॉन्डिंग से। तो यार यहाँ पे क्या होता है कि आपका बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है बहुत ज़्यादा इस BF3 में। तो यहाँ पे ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी अपने आप पूरी हो जाती है, ठीक है। Cl में भी हो जाती है लेकिन कम होती है, Br में कम होती है, Bi में और ज़्यादा कम होती है। तो ये इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उल्टा इसके पास कम है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो कर देता है, ठीक है। तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। और क्योंकि ये डबल बॉन्ड की तरह हो गया एक तरह से, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखो तो बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो जाता है और इसकी उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, तो थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ इसमें कम हो जाएगी, तो BF के अंदर बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक बॉन्डिंग। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे तुम देखो दो वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो अब यहाँ पे तुम ऐसे नहीं, अब यहाँ पे तुम ये देखो कि ऑक्सीजन है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आता है, उसमें मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ मूव हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे एक हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, कह सकते हो। उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ खींच रहा है। तो ज़्यादा आप ये कहोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव,
तो तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें क्या एक हल्का सा अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज है ना, तो अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हल्का सा अट्रैक्शन जो होता है इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत खतरनाक नहीं होता है चीज़, मतलब वीक बॉन्ड होता है बट होता है, इससे कई सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है। पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहला डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के ऊपर, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन देखें इस कंपाउंड के अंदर, जैसे अपने पास एक ये है और अपने पास एक ये है, ठीक है। अपन को इन 4 स्पीशीज़ के अंदर देखना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई OH का मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक N का लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे OH का मॉलिक्यूल है, O का लोन पेयर है, यहाँ पे NH का मॉलिक्यूल है, O का लोन पेयर है, यहाँ पे NH का मॉलिक्यूल N का लोन पेयर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि Q किसके ऊपर ज़्यादा है, चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव किस पे ज़्यादा है। तो देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन पे होगा आपका चार्ज सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, तो H पे कम चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, ठीक है, छोटा बना रहा हूँ मैं। तो एक बात क्लियर होगी कि इन दोनों का इससे ज़्यादा होगा, इतना तो फिक्स है, क्योंकि पहले अपन क्या देखते हैं चार्ज और H+ कितना है, फिर हम देखते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी यहाँ से कहीं से आएगी, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा हल्का फुल्का तब जाएगा। तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी कहाँ पे है। अब देखो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो नाइट्रोजन ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा डोनेशन करने की, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली देगा नहीं, वो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये ज़्यादा इजीली देगा, तो ये ऑर्डर अपने पास आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया आपका स्ट्रेंथ का। अब इससे कई सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है अगर आपके कंपाउंड के अंदर, तो यूजुअली अब जैसे अपने पास जैसे अब यूजुअली शो कौन करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स की ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन अटैच हो जाए इनके साथ, उनमें ज़्यादा होता है। जैसे HF है, तो HF जो है ये तो ऑलमोस्ट एक तरह से मॉलिक्यूल ही बन जाता है। तो इससे कई सारे मतलब प्रॉपर्टीज इफेक्ट होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ गए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे एक इस तरह की बात करते हैं लोग कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट और H2S का बॉइलिंग पॉइंट दिखें तो इसमें ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। तो जबकि ये तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ बातें की जाती है। लेकिन इसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स हैविली हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, तो उनको तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको करना क्या है, अगर आपको इवोपरेट करना है तो आपको बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे ये वाले, और इनको फ्री करना पड़ेगा गैसियस स्टेट में, तो वो तब होगा जब इनको तोड़ पाओ, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी। सो अपन कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा रहेगा H2O का, ठीक है। इस तरह की सिंपल बातें रहती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती हैं, आपको ढंग से और जानना है तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, या रिएक्टिविटी वगैरह भी हो जाती है कई बार, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी अफेक्ट होती है, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक्स। फिर अपन अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। हाँ, अब डाइपोल मोमेंट इससे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। तो आपके पास जैसे कोई मॉलिक्यूल है, कौन सा लेपन, जैसे HCl जैसे लेते हैं, तो HCl के अंदर आपका ये जो ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो Cl की तरफ थोड़ा सा आपका मूवमेंट रहेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, बताया था मैंने जैसे तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का एक इस तरह का शिफ्टिंग रहेगा, इसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्योंकि डाइपोल क्या होता है, आपके पास दो चार्ज प्लस और माइनस क्यू जब होते हैं ना, उनको डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। अब फिजिक्स में डायरेक्शन ऐसे होती है -2 प्लस, लेकिन केमिस्ट्री में +2 होती है डायरेक्शन, तो याद रखेंगे। इसके बारे में अच्छे से हम 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में डाइपोल वगैरह क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मान सकते हैं डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q × L, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी चार्ज है डेल्टा माइनस जितना भी कूलम्ब है उससे मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसकी बॉन्ड लेंथ, ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट को मेजर करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है कि सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ज़्यादा ये होगा आपका। उसके बाद ये डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट, आप इस तरह की बातें कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये यूजुअली ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है। उसके बाद अपन ये सब देखते हैं। तो अब यहाँ पे अपन कुछ बातें देखते हैं। तो ये तो चलो निकल जाएगा, जैसे अपन HF की बात करें, HCl की बात करें,
HBr की बात करें, HI की बात करें, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार ये जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इनका है, तो ये इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। और ये जो L वाली बात है ना, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, मैं बताता हूँ क्या, कि आप जैसे बात करो HF की, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और HI कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी भले ही डिस्टेंस ज़्यादा है ना, आपका पोलराइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब प्लस और माइनस इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो अपन कई बार ऐसा बोल देते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R भी हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर तुम इसकी बात करो ना, तो इसमें होना क्या चाहिए था चलो ठीक है, ये यहाँ पे समझाने के लिए आई डोंट थिंक अच्छा एग्जांपल रहेगा। अब अभी के लिए यही मान लो, ठीक है, कि L के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा था कि आपका जैसे ये HI है, इसके अंदर L ज़्यादा है और इसमें Q ज़्यादा है, तो कौन सा कंसिडर करें, ठीक है। तो ये वाली बात तो हटाओ, ये फालतू बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो आप क्या होगा कि ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब अपन ऐसी बात करते हैं NCl3 और NF3 में बात करते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बंदे बोलेंगे कि ये ज़्यादा होगा, लेकिन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। जैसे N बनाया आपने, F3 ये बनाया आपने, और एक लोन पेयर भी है यहाँ पर, याद रखना है, ठीक है, और एक आपने बनाया NCl3। अब एक बात बताओ भाई, N और F में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F होता है, तो ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और लोन पेयर की तरफ से उसकी तरफ ही जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, सॉरी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, इसमें N की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा क्योंकि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, और लोन पेयर भी ऊपर जा रहा है, तो इसमें वेक्टर्स ऊपर की तरफ ऐड हो रहे हैं सारे के सारे, देखो। तो नेट आपका जो बड़ा वेक्टर आएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेक्टर ऊपर है और 3 वेक्टर्स नीचे हैं, तो नेट रिजल्ट जाएगा थोड़ा छोटा आएगा, जहाँ भी आएगा छोटा आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मोमेंट ज़्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक होती है आपकी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे अपन इस तरह की स्पीशीज़ की बात करें कुछ, जैसे CH4। अब CH4 जो है सिमेट्रिक चीज़ है, ठीक है, सिमेट्रिक चीज़ है, मतलब कि इसमें एकदम टेट्राहेड्रल फॉर्म में सब चीज़ें अरेंज है, तो इसके जितने भी डाइपोल मोमेंट्स हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0, ठीक है। सिमिलरली BCl3 का 0 होगा। तो जो भी सिमेट्रिक चीज़ें हैं ना, उनमें 0 होता है यूजुअली। असिमेट्रिक चीज़ें जो जैसे इसमें लोन पेयर वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें नॉन जीरो आ जाता है। अब इसका एक एप्लीकेशन रहता है आपका डाइपोल मोमेंट का, होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, म्यू मेजर्ड वर्सेस म्यू थ्योरेटिकल। तो आप ऐसे करके निकाल डाइपोल मोमेंट Q/L करके, और फिर उसके ऊपर रख दो आप जो मेजर्ड है, क्योंकि मेजर्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो आप अज्यूम करते हो ना पूरा का पूरा गया, उतना जाता नहीं है। आप क्या मानोगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो पूरा का पूरा चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपका कंपाउंड आयोनिक कितना ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। तो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी है ये वो, ठीक है। आयनिक अगर आपका कंपाउंड ज़्यादा है तो सॉल्युबल ज़्यादा होगा वो, ठीक है, कंडक्ट करेगा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बाद में जब हम मतलब ठीक है जो कवर होगा वो सबको समझ में आएगा, जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे यहाँ पे भी और बाकी जगहों पे भी, तो ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैन डर वाल, हाँ भाई, तो वैन डर वाल की बात देखते हैं क्या है ये। तो वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनमें क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें HCl मॉलिक्यूल की दो, ठीक है, तो ये दोनों क्या डाइपोल है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये माइनस। तो इनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी ले लो, ठीक है। इवन जैसे आईपोल और डाइपोल और आयन की बात करो, जैसे यहाँ पे Na+ पड़ा किसी वजह से, तो यहाँ डेल्टा माइनस है डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, ठीक है। आयन डाइपोल जैसे या Cl2 यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो भी ये इसकी तरफ यहाँ माइनस थोड़ा डेवलप हो जाएगा, इनमें अट्रैक्शन होती है, ठीक है। कई बार Cl में भी अट्रैक्शन हो जाता है थोड़ा बहुत ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो कई सारी चीज़ें रहती हैं, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। उनके टाइप ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, बट कुल मिला के आपके वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं ये बताते हैं कि आपके दो मॉलिक्यूल्स अगर हैं किसी एक कंपाउंड के, उनमें कितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्सेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया के। इनका मतलब मैं समझाऊंगा। तो अब वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या बताते हैं कि तुम्हारे मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कितना है। अब तुम्हारे मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। उनमें यूजली आपको कुछ सॉल्युबिलिटी वगैरह करनी है, ठीक है, उसमें भी आपको दिक्कत होगी कि आपको उनके क्या है, उनके चारों ओर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स लाने होते हैं, तो उसके लिए आपको तोड़ना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अपन जैसे बात करें CH4 C2H6 C3H8 इनमें कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा इनमें, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसके अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होंगे, तो इसको बॉईल करना मुश्किल है। और आप डेटा में भी देखोगे तो ये तो गैस ही होता है, ये थोड़ा मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह कम होते जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये यूजुअली बहुत इजीली गैस बन जाता है, ये थोड़ा डिफिकल्टली बनता है, मतलब एट लोअर एक ये एट अ लोअर टेम्परेचर गैस होता है, इसमें थोड़ा सा हायर टेम्परेचर करना पड़ता है, ठीक है। अब एक होता है सरफेस एरिया। अब जैसे तुम्हारे पास कंपाउंड्स हैं ऐसे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा तो ऑर्गेनिक में समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये नहीं समझो तो भूल जाना, आगे समझ लोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये स्फेरिकल शेप का ऑलमोस्ट है और ये लीनियर शेप का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है आपका, मतलब कार्बन यहाँ सब जगह से अवेलेबल है, ये देखो। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा कम सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है क्योंकि स्फेरिकल शेप में, इसका तो है भी नहीं, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा कम सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो हम ये बोलते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा ना, उतना ज़्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया अगर एक्सपोज है तो आपस में इंटरेक्शन करने का ज़्यादा जगह है। अब यहाँ पे अगर जैसे कोई मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करना चाहे आपस में, तो ये दोनों कर सकते हैं बस, बाकी क्या हो रहा है, बाकी सब तो खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पे सबके सब कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल भी आपका वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। तो यहाँ यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो बस इतना ही था। वैन डेर वाल्स फोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में तुम जान सकते हैं एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग इसी से की गई है ये, लेकिन स्टार्टिंग इसके अंदर नहीं की है, ये स्टार्टिंग आपको गैस या स्टेट वाले चैप्टर में मिलेगी, उसके अंदर स्टार्टिंग इसी चीज़ से की गई है। तो काफ़ी चीज़ आपको नई नई पता चलेंगी, तो उनको आप देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक अभी नहीं हाँ चलो आयनिक ही ले लेते हैं। तो Na+ छोटा सा होता है, Cl- बड़ा होता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये प्लस छोटा सा इसका एक एटम आता है ना, तो ये क्या, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। और इसकी वजह से ये थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर दे देता है इसको। क्यों हो जाता है ऐसा? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ये जो चीज़ थी आयनिक थी, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट भी हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कहाँ होती है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका आ जाता है, हम बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब बात करते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, ठीक है। सबसे पहली बात चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। दूसरी बात साइज़ पे, साइज़ जितना छोटा होगा आयन का उतना बढ़िया, ठीक है। तो अपन अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अपन देखें AlF3 AlCl3 नहीं हाँ NaCl देखो, MgCl2 और AlCl3 में कौन सा ज़्यादा अच्छा आयनाइजिंग एजेंट है? तो Al के अंदर देखो साइज़ भी छोटा है और साइज़ भी 3+ है, तो यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग ये होगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हो, पहले आपको चार्ज को प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद साइज़ को देनी है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1/पोलराइजेशन, सॉरी पोलराइजेशन ये मैंने लिखी रखा है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा एक आयनिक कंपाउंड में, तो तुम्हारा जो कंपाउंड है वो ज़्यादा कोवेलेंट की तरह बनेगा। मैंने बताया आपको क्यों बनेगा, वो भी बता दिया। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है? आयनिक कंपाउंड यूजुअली डिजॉल्व ज़्यादा होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ब्रिटल होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े सॉल्युबिलिटी कम होते हैं। तो इससे एक पहली चीज़ ये पता चली कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन है, ठीक है। तो आपको अगर बोले जाए कि यार ये कुछ कंपाउंड हैं, इनके अंदर बताओ सॉल्युबिलिटी बचे, इनमें बोला जाए सॉल्युबिलिटी बताओ, तो आप क्या करोगे? देखोगे पोलराइजेशन ज़्यादा किस में, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इसमें, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी और होती भी है। आप टेस्ट कर सकते हो KSP वैल्यू से, KSP वैल्यू से देख लो, ठीक है, KSP देखो इनका जाके, तो पता चलेगा तुम्हें। KSP भी कम होगा और S भी इनफैक्ट कम होगा इसका, काफ़ी तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या लिंक्ड होती हैं आपस में, इनसे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब दिमाग में खुला रखना है कि KSP से अपन एसोसिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा अपन बात करें तो सॉल्युबिलिटी हो गया आपका। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वापस से। क्यों हो जाता है ये? वो इसलिए
क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली कम रहता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन जैसे बात करें तो हाँ ठीक है, यही चीज़ थी, सॉल्युबिलिटी हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया और मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इसके अलावा कोई भी और प्रॉपर्टीज़ है ना, किसी भी तरह की ब्रिटलनेस जो भी है वो सब भी आप एसोसिएशन कर सकते हो, ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ों सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें कवर होगी, लेकिन ये क्या है 4-5 टॉपिक्स बहुत सारे मिलकर एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा बैक बॉन्डिंग के बारे में, BF3 BCl3 में होती है, ठीक है। फिर हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के बगल में आ जाए तो होती है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से फ़र्क पड़ता है, इससे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। फिर हमने देखा क्या ये डाइपोल मोमेंट, ये DM होना चाहिए, DP को लिखा है उन्हें, इसको डिस्प्ले पिक्चर नहीं डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, DM होता है ये आपका डाइपोल मोमेंट। कैसे निकालते हैं, Q/L करके, Q पहले देखते हैं, L बाद में देखते हैं, और इसके अंदर सिमेट्री आपको देखनी होती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो कैलकुलेट करके देखो किधर ज़्यादा है, ठीक है। कई बार जैसे अपन जैसे ये वाला जो कंपाउंड है 1-क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड होता है, तो इसके अंदर अगर आप देखो, चलो यहाँ पे भी हम क्लोरीन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो तो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये कैंसिल हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे दोनों कहीं ना कहीं रीइंफोर्स हो रहे हैं, तो इनमें इस तरह की बातें हो जाती हैं। या जैसे आप यहाँ पे कोई और चीज़ रख लो, जैसे अपन C रख देते हैं, 1-क्लोरोप्रोपीन, हाँ जैसे यहाँ पे C रख लो, तो यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रॉन, चलो मैं ऐसे बताता हूँ, मतलब ये एग्जांपल है जो मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए, मैंने पहले तुम्हें बताया नहीं था। जैसे तुम्हारे पास 1-क्लोरोप्रोपीन है, ठीक है, एक है ऐसा, एक है ऐसा, ठीक है, ये क्या है बेसिकली सिस और ट्रांसफॉर्म होते हैं, पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, ठीक है, जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, और ये क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है और ये sp3 है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि s ऑर्बिटल जो होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये s कैरेक्टर जिसका ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा कार्बन, ये याद रखना, इन्फॉर्मेशन है, मैंने बताया भी नहीं थी अब तक, तो अच्छा हुआ मैंने बता दिया, तुम्हें याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा, वैसे ही यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों ऐसे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो अब एक बात बताओ, ये ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको वेक्टर बना के देखना है, तो हम ये बोलेंगे कि ट्रांस वाले में ज़्यादा होता है सिस के कंपैरिजन में। अब यूजुअली उल्टा होता है, अब जैसे यहाँ पे ये होता Cl होता, तो इसके केस में यहाँ जा रहा है और इसके केस में यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं, और इसके केस में यहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होता। तो यूजुअली जो सिस वाला होता है ना आपका कंपाउंड, उसमें ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि चीज़ें कैंसिल नहीं होती है, लेकिन 1-क्लोरोप्रोपीन एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे आपका हो जाता है। तो मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया, ये एक्सेप्शन भी पता चल गया, s ऑर्बिटल के बारे में भी बता दिया और सिस ट्रांस के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट, निकाल के देखना है, स्ट्रक्चर बना के देखना है, कई बार लोन पेयर वगैरह कैंसिल होते हैं, NF3 और NCl3 में देखा था। फिर आता है आपका वेंड्रोवाल फोर्स। वेंड्रोवाल फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, सरफेस एरिया, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास पे देखो, फिर सरफेस एरिया देखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा सिमिलर कंपाउंड्स में, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह में। फिर आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा आपकी किसी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, उसके बेसिस पर सॉल्युबिलिटी देख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर देख सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, काम आते हैं, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अच्छे से देखेंगे वीडियो। इसके लिए आपको अच्छी रीडिंग करनी है, ये गैसियस स्टेट में मिलेगा, और हाँ बाकी ये सारी चीज़ें हैं ना ये आपको मिल जाएंगी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ये आपको शायद केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, ये आपको बोरॉन फैमिली में मिलेगा। तो आप देखिए, देखो इनऑर्गेनिक में क्या है, अलग अलग जगह सब चीज़ मिल जाती है, ठीक है। आप NCERT के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दी हुई है, तो आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप और कोई स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो इसके लिए, ठीक है, बट इतना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए अभी के लिए सफिशिएंट है, इसको याद करो पहले, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे MOT के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।